नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12th प्रश्न बैंक के अध्याय नंबर 4 और ये है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। और इसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर हमारे हैं प्रश्न बैंक के, यानी इस यूनिट में से हमें बोर्ड के एग्जाम्स में 12th के एग्जाम्स में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर का हमसे पूछा जाएगा रिक्त स्थान, और 1 नंबर का पूछा जाएगा हमसे एक शब्द में आंसर दीजिए, और 3 नंबर का हमसे एक पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। यानी टोटल जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 5, यानी 1 + 1 + यानी 3। इस प्रकार से यूनिट का डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर मैं पुनः बता दूँ कि 70 नंबर का हमारा थ्योरी होगा और 20 नंबर के जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसी के बाद 30 नंबर का जो हमारा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम से होगी। मैं सभी पुनः बता दूं, आप सभी 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपकी जून माह में एग्जाम्स होगी। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल तैयार रहिए, आपकी एग्जाम्स जून में होगी। चलिए, इसी के साथ हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछली यूनिटों को कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट यानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 4। तो चलिए बिना विलंब किए और यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ पर जो दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 यानी अर्धकायु काल का मान जो होता है वो क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, तो T1/2 0.693 × K। इसका व्यंजक भी आएगा, आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से इसका व्यंजक रहेगा, तो इसमें यह आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है वो यहाँ है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, यानी वो जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो करता है क्रियाकारकों की सांद्रता पर। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा दिया, अणुसंख्यकता सदैव होती है, यानी वो एक पूर्ण संख्या होती है या एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है, उसका मान 0 और भिन्न में नहीं होता है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया सेकंड में से भी कम समय में संपन्न होती है, वो होती है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻14। इतने कम समय में जो तीव्र अभिक्रिया होती है, 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है मंद, एक होती है तीव्र और एक होती है मध्यम अभिक्रिया। तो ये फास्ट रिएक्शन से होती है जो कि बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए भी प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रथम है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखिए। तो ये है हमारा अमोनिया, और ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त करता है। यहाँ पर जो ये रिएक्शंस है ये है प्रथम कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था हमारा वो गोल्डबर्ग तथा वागे ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो इसकी जो इकाई है वो है प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे हम प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको हमने यहाँ पर सोल्व किया है। इसके बाद में आता है हमारे प्रश्न क्रमांक, आगे बढ़ते हैं 3, यानी जो दिए हैं ये है 3 अंक के प्रश्न, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 अंक के जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला दिया हमें, अर्ध अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। तीसरा, अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है, आणविकता के क्या आशय है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक को लिखिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों को भी यहाँ पर सोल्व करते हैं, और इनके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो किया गया है 3 अंक। यहाँ पर देखते हैं हम इस प्रश्न को, यहाँ पर आप भी इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
और वीडियो को पॉज कर रोक कर मैं पुनः इसको पूरा इस प्रकार से ला देता हूँ। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अब चलिए मैं इसको जूम कर यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 वो ये है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। वहाँ समय यानी अर्ध आयुकाल क्या होते हैं जिसमें अभिक्रियाएं अर्ध पूर्ण मानी जाती है ना, आदि संपन्न होती है। वहाँ समय जिसमें अभिक्रिया कारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी आधी रह जाती है। अथवा वहाँ समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे T1/2 से दर्शाया जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक इस प्रकार से रहेगा K 2.303/T log A/A x। इसकी जो A है वो है हमारा प्रारंभिक सांद्रता और x है वो अंतिम सांद्रता है। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ये जो वेग स्थिरांक है तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हो जाएगा अर्ध आयुकाल के लिए T, क्यों T क्या है, समय, टाइमिंग, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा आधा। x क्या है तो ये है अभिकारक, ये हो जाएगा हमारा, ये x अंतिम है, ये x अंतिम है तो ये अंतिम बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक की आधी। मान रखने पर क्या हो जाएगा, K = 0.30 T/1/2 log A/A/2, यानी x का मान यहाँ पर हमने रख दिया है। इस प्रकार से K क्या हो जाएगा 2.303 T1/2 log A/A/1 - 1/2। इसको सोल्व करेंगे हम इस प्रकार से, तो इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ जाएगा T1/2 और ये K को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे log, तो यहाँ पर जो इसका जो मान प्राप्त होगा हमें वो होगा 1A/2। A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमें log 2। आगे देखेंगे log 2 का, क्योंकि log 2 का जो मान होगा वो होगा हमारा 0.3010। तो यहाँ पर log 2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे और इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त होगा 0.693/K, यानी इस प्रकार से ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये है हमारा प्रथम जो कि ये जो है अर्ध आयुकाल, यानी प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 था। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। और जो प्रश्न क्रमांक जो 2 है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पर देखते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो माइनस होगा dx/dt, या उत्पादन यानी जो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगी, उसकी सांद्रता में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या लेंगे प्लस dx/dt है। दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक क्या हो जाएगा, dx/dt = K, ये हो जाएगा A के स्थिरांक सांद्रता के। दूसरा जो अंतर दिया है, किसी समय अभिक्रिया की दर उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसकी सांद्रण पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा है अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। इसके बाद में दिया है चौथा, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग आपस में दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग इस नियतांक व पश्य अभिक्रिया के वेग नियतांक का अनुपात साम्य नियतांक के बराबर होता है। तो ये थे हमारे इनमें अंतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए इसको इस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए आणविकता के अतिरिक्त एक और प्रमुख पैरामीटर अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया के वेग का मान जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि
क्रियाकारकों की उन अणुओं के द्वारा निर्धारित होता है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, यानी सांद्रता में परिवर्तन होता है। उन क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को जिनकी सांद्रता रासायनिक क्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर पुनः बता दूं मैं आपको, अणुओं की संख्या को उनकी सांद्रता रासायनिक क्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दर नियम व्यंजक में प्रयुक्त क्रियाकारकों की घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन दी है, उदाहरण के लिए एक समीकरण पर विचार करें, A/B=C और D बन रहा है। यहाँ पर देखा माना कि इस अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त दर स्थिरांक इस प्रकार से होगा, R जो होगा रेट के स्थिरांक होगा, A की सांद्रता m है, B की सांद्रता n है, तो उपयुक्त n अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, इन सांद्रता के बराबर होगी। तो m प्लस n होगी, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि m, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि n। तो इस प्रकार से ये होती है अभिक्रिया की कोटि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर एक और रिएक्शन भी दी थी। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा है, NO2 और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त समीकरण देख मालूम होता है कि द्विआण्विक है, लेकिन यहाँ तापीय वियोजन सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती अतः अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी, एक, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक है आणविकता से क्या सही है और आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर किया जाता है। यहाँ पर दिया है आणविकता या अणुसंख्यकता या अभिक्रिया की कोटि। पहला दिया है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणुओं के आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है, उसकी आणविकता कहा जाता है। जबकि अभिकारकों अणुओं परमाणुओं और आयनों की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अर्थात दर समीकरण में अभिकारक अणुओं के सांद्रण पदों की घात का जो योग होता है वो क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। अगला है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होता है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होता है। तीसरा, यह सदैव पूर्णांक होता है, मतलब यह इसका मान 1, 2, 3 इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ कभी शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि यहाँ भिन्न अथवा शून्य पूर्णांक संख्या हो सकता है। चौथा दिया है यहाँ अभिक्रिया के किसी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है। यह एक प्रायोगिक संख्या है, एक प्रायोगिक है, ये प्रैक्टिकली है तथा यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगला दिया है यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होती है, यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। इसके बाद में जो दिया है अगला इस प्रकार से आप और भी देख लेंगे, हालांकि इतने इसमें यहाँ पर अंतर नहीं पूछा है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण देखकर पता लगाई जा सकती है। मतलब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखूँ Na(N2) प्लस H2, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे NH3। यहाँ पर मैं 2 कर दूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा 3, तो इसकी जो आणविकता होगी कि 3 और 1, तो यहाँ इसकी आणविकता हो जाएगी 4। तो हम इसको देख के ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रायोगिक द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला है यहाँ अभिक्रिया की क्रियाविधि के बराबर में कोई जानकारी नहीं देती है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आणविकता अभिक्रिया दर व सांद्रता से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। प्रत्येक अभिक्रिया कोटि के लिए विशिष्ट बल गति की समीकरण होता है, जिसमें अभिक्रिया की गति सांद्रता के साथ संबंध रहती है। तो इस प्रकार से थे ये अंतर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, और वो है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक को लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना सामान्य अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है हमारा उत्पाद, इस अभिक्रिया के लिए दर जो हो जाएगी ए की सांद्रता के समानुपाती। यदि ए और बी दो अभिकारक हैं और ये दोनों उत्पाद मिला रहे हैं, तो दर इन दोनों की सांद्रता की क्या हो जाएगी, गुणनफल के समानुपाती हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ए है और ये एक उत्पाद बना रहा है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग को निम्न द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका जो वेग होगा -d
बाई डी टी बराबर हो जाएगा के समानुपाती। यहाँ पर हम देखते हैं, माना कि ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, मतलब उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है ए है, और टी समय के बाद एक्स मोल उत्पाद में बदल जाते हैं। अतः टी के बाद, मतलब टी समय के बाद ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रता में से हम किसको घटा देते हैं, अंतिम सांद्रता को घटा देते हैं। तब अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी समानुपाती ए माइनस एक्स। तो डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी समानुपाती हो जाएगा ए माइनस एक्स। डी एक्स बटे डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। एक के क्या है यहाँ, तो ये के हमारा एक स्थिरांक है। इसके बाद में चलते हैं डी एक्स बटे डी इसको प्रक्षांतर कर देंगे हम यहाँ पर, यानी इस प्रकार से ये इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो डी एक्स बटे डी ए माइनस एक्स बराबर के डी टी। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो डी एक्स बटे हो जाएगा हमारा ए माइनस एक्स, और ये समाकलन का है के डी टी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल्स माइनस इंटीग्रल्स ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, समीकरण 1 बोल देंगे, और ये स्थिरांक हो जाएगा सी समाकलन एन इंटीग्रेशन समाकलन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अगले बढ़ते हैं। क्रिया के प्रारंभ में, अर्थात जब समय क्या था हमारा 0 था, तब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा अंतिम में, क्योंकि अभिकारक अब घटित नहीं हुआ है। तो इंटीग्रेशन a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, क्योंकि हमने इसमें मान रख दिया x का a माइनस 0 और यहाँ पर भी 0, तो c का मान होगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन a बराबर c, इसको बोल देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन ए, यहाँ पर के टी को इधर लेकर आएंगे, इंटीग्रेशन ए माइनस इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा के, फिर हो जाएगा हमारा ए बटे ए माइनस एक्स, समीकरण ये हो जाएगी हमारी 2। अब इसको आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक लॉगरिथम के आधार पर बदलने पर, यहाँ पर के बराबर 0.303 टी log 10 ए माइनस एक्स। यदि अभिकारक की सांद्रता ए की सांद्रता 0 और टी समय के बाद सांद्रता ए है, तब ए के बराबर हम रखेंगे ए 0 और ए माइनस एक्स के बराबर रखेंगे ए। तो इस प्रकार से इन दोनों को रखकर, और यहाँ पर समीकरण 2 में मान रखने पर के टी बराबर इंटीग्रेशन ए 0 ए बटे ए, और इसको 4 घातांक के रूप में लिखने पर हमें इस प्रकार से ये मान हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये था हमारा प्रथम कोटि के लिए दर व्यंजक। इसको इस प्रकार से आप पुनः देख लीजिएगा, किस प्रकार से आप भी एक बार लिखें, फिर दूसरी बार आप बिना देखे लिखें। और ये था हमारा प्रथम कोटि के लिए दर व्यंजक। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग या दर स्थिरांक लिखिए। यानी यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के वेग स्थिरांक की इकाई को लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रहेगा हमारा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रहेगा प्रति सेकेंड। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए रहेगा प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर जो हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए रहेगा प्रति मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। आप इनको इस प्रकार से नोट कर लेंगे, और इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आप सभी भी लिखिए। और मैं पुनः बता दूं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, और जो भी 12th की एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उनके पास में ये वीडियो शेयर करिए। और इसी प्रकार से हम प्रतिदिन एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे, और आप भी अपने घर पर इसको इन यूनिट को कंप्लीट करिए, प्रश्न बैंक को। और आईएमपी क्वेश्चन, इसके बाद हम आईएमपी क्वेश्चनों को कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।